Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। बच्चों, पेपर सॉल्यूशन की सीरीज के आज सेकेंड पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चों पार्ट 1 में हमने गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के पेपर में क्वेश्चन 1A और B ऑब्जर्व किया था। आज और वाले पार्ट में जो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो, एंड उसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं पुरानी पेपर स्टाइल के हिसाब से थे उन्हें की भी ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन। और में जो है उसमें ज्यादातर एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड छोटे से थियरी क्वेश्चंस को ऐड किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया गया है। पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज मीन्ड बाय एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और एग्जांपल पूछा गया है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन एंड नेगेटिव एसोसिएशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मीनिंग एंड एग्जांपल ये थियरी का पूरा पार्ट है। मैं सेशन आगे जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे रख चुका हूँ सभी, तो उसमें आप देख पाओगे। फिर भी अगर कहना है तो जैसे हम कोरिलेशन में बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एस्टिमेटेड, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कोरिलेशन। सिमिलरली द रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएशन। सो मीनिंग में ज्यादा नहीं है, कंपैरेटिव मीनिंग दिया गया है हमें। एग्जांपल के अंदर अगर आपको एग्जांपल देना है तो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। पॉजिटिव एसोसिएशन का एग्जांपल कह सकते हैं, जिसमें पढ़े लिखे हैं तो जनरली हम एम्प्लॉयड होते ही हैं, ठीक है। सिमिलरली उसका ऑपोजिट लेके भी आप काम कर सकते हो, इलिटरेट्स कह सकते हो, इलिटरेट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर इलिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। कम पढ़े लिखे हैं तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा नहीं होते, यानी एक एट्रीब्यूट चेंज करके आप दोनों एग्जांपल नेचुरली जनरेट कर सकते हो, कोई उसमें कष्ट है नहीं, ठीक है। तो वैसे पूरे पार्ट को थियरी को समझना है तो बच्चों मैं लिंक रख दूंगा, आप यूट्यूब में हमारी यूट्यूब चैनल में देख सकेंगे सभी वीडियोस थियरी और एग्जांपल्स के। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्क्स में, ऊपर का हिस्सा 3 मार्क्स का था, मीनिंग विद वन एग्जाम्पल। बाकी बचे 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने रेडी है। बताया गया है इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर स्टडीइंग द एसोसिएशन बिटवीन परमानेंट जॉब एंड स्ट्रेस इन लाइफ। तो दो से रिलेटेड दो एट्रीब्यूट्स मेन दिए गए, आगे पढ़ते हैं पता चलेगा ही हमें। उन्होंने दिया हुआ है आउट ऑफ टोटल 500 पीपल 300 हैव परमानेंट जॉब एंड ऑफ देम 100 पीपल आर स्ट्रेस्ड, ठीक है। पीपल आर हैविंग स्ट्रेस इन देयर लाइफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन परमानेंट जॉब एंड हैविंग स्ट्रेस। बच्चों डेटा चाहे कुछ भी दिया जाए वो तो ठीक है, मेन हमें कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चन के ऊपर। जो भी क्वेश्चन में दो एट्रीब्यूट्स है उनके नामकरण करेंगे हम। मेन पहले एट्रीब्यूट यानी परमानेंट जॉब, ठीक है, हैविंग परमानेंट जॉब ऐसे हम लिख सकते हैं। एंड बी हम कहेंगे हैविंग स्ट्रेस। अब ए एंड बी मेन दो एट्रीब्यूट्स के साथ ऑपोजिट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं बच्चों। इस चैप्टर में ऑपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम अल्फा एंड बीटा कहेंगे। ए एंड बी कैसे लेंगे, क्वेश्चन में जिस एट्रीब्यूट्स को दिया जाए उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो अल्फा यानी हम लिखेंगे नॉट हैविंग स्ट्रेस, सॉरी नॉट हैविंग परमानेंट जॉब। एंड नेचुरली बी का ऑपोजिट बीटा है तो वहां पे हम लिखेंगे नॉट हैविंग स्ट्रेस। अब बच्चों जो भी डेटा दिया जाए उसे हम हमारे एट्रीब्यूट्स के हिसाब से नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टार्टिंग फिर से करते हैं। आउट ऑफ 500 पीपल 300 हैव परमानेंट जॉब, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्संस को बच्चों हम कैपिटल एन कहते हैं, ठीक है। कैपिटल एन यानी 500 होगा, और जो भी एट्रीब्यूट्स है उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 300 हैव परमानेंट जॉब यानी हैविंग परमानेंट जॉब वाले कितने लोग हैं तो उससे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, यानी ब्रैकेट लिखना जरूरी है। नंबर ऑफ पर्संस लिखना है तो ब्रैकेट करना है विथ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट लिखते हैं तब हम ब्रैकेट नहीं करते हैं। सो वो बताया गया है 300, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बताया गया है परमानेंट जॉब एंड कनेक्टेड है बच्चों, ध्यान रखना है। 300 है परमानेंट जॉब एंड ऑफ देम, यानी जिनकी परमानेंट जॉब है वैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ऑफ देम 100 आर स्ट्रेस्ड, यानी परमानेंट जॉब एंड हैविंग स्ट्रेस, यानी दोनों एट्रीब्यूट होंगे, यानी दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी कहेंगे हम। वो कितने लोग हैं 100। 300 लोग ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट जॉब है एंड दे आर हैविंग स्ट्रेस, सो दे आर 100 पर्संस।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है ए एंड बी दोनों एट्रीब्यूट आएंगे। आखिरी डेटा में आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 250 पीपल आर हैविंग स्ट्रेस इन लाइफ। 250 पीपल आर हैविंग स्ट्रेस, यानी उसे हम कहेंगे नेचुरली फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हमारे पास रेडी हो चुका है, चारों के चारों डेटा रेडी है बच्चों। अब जो है हमें करना क्या है, एक टेबल बनाते हैं जिसे हम 2x2 कंटीजेंसी टेबल कहते हैं, जिसमें ए अल्फा बी बीटा पहले कह चुका हूं। वैसे बच्चों डिटेल में आपको स्टडी करना है पूरा चैप्टर, तो यूट्यूब चैनल में स्टैटिस्टिक्स 1 प्लेलिस्ट है, लास्ट में एट द एंड ऑफ द लेक्चर एंड स्क्रीन में भी आपको वो मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं वो पूरे चैप्टर देख पाओगे। पब्लिक किए हुए हैं, फ्री लेक्चर्स है सभी के लिए, अभी एग्जाम टाइम है इसलिए। तो अब जो है बच्चों ध्यान रखना है, सबसे पहले एट्रीब्यूट्स अज्यूम करने हैं। कैसे, तो ए बी आपको लेने हैं, क्वेश्चन में दिया जाए उस हिसाब से, देन अल्फा बीटा उनके ऑपोजिट एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, फिर फ्रीक्वेंसी जब रेडी हो जाती है तब टेबल में रख देंगे, कैपिटल यानी आप एन लिखा जाएगा 500, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए के सामने हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हो उनको मैं सर्कल कर देता हूं ताकि वैल्यू में कैलकुलेशन में कष्ट ना हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी यानी ए एंड बी दोनों जहां मिले वो पार्ट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी यानी बी के सामने हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अब बाकी की मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हम ढूंढ सकते हैं। दिस इज 300, तो अल्फा फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा मस्ट बी 200, 250 तो ये भी होना चाहिए 250। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। 100 है तो ये होना चाहिए नेचुरली 200, तो ये होना चाहिए नेचुरली 50, तो ये होगा 150। तो बच्चों टेबल हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, और वो दिया था यूल जी ने, तो उसे हम कह सकते हैं यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो खास ध्यान रखना है, नाम एग्जाम में पूछा जाए तो एक ही बार लिखना है, ज्यादा तो है नहीं। तो यूल्स कोएफिशिएंट ऐसा लिखना। फॉर्मूला उन्होंने कैसे दी थी हमें, तो Q was defined as frequency of AB with frequency of alpha beta, दोनों मेन एट्रीब्यूट, दोनों ऑपोजिट एट्रीब्यूट्स, माइनस अब A के साथ B का ऑपोजिट यानी A बीटा एंड अल्फा B, जो पार्ट है ऊपर वही नीचे मगर प्लस, और फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है आंसर फाइनल रेशियो तो पॉजिटिव एसोसिएशन कहेंगे, नेगेटिव आए तो नेगेटिव। सही जगह से सही वैल्यू देख के रखनी है बच्चों। 100 × 50 माइनस ए बीटा यानी 200 × 150 डिवाइडेड बाय सेम रहेगा, खाली बीच में आ जाएगा प्लस। So this is 5000 minus 30,000 और नीचे उसी तरह से 5000 plus 30,000. So this is minus 25,000 upon 35,000. तो अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल, वैसे साइन तो आ चुकी है मगर फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है, ठीक है। So 25,000 divided by 35,000 that is 0.71 है, that is minus 0.71 कह सकते हैं हम। तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, हम कह सकते हैं कंक्लूजन अगर लिखना है तो कह सकते हैं नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। जो भी दो एट्रीब्यूट्स है बच्चों, उन दोनों एट्रीब्यूट्स के बीच में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एसोसिएशन है। और ये जो है 7 मार्क्स का बच्चों एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट से रिलेटेड एग्जांपल है, वो कंप्लीट हो रहा है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों और में जो पूछा गया है, आई मीन सेकंड इसके साथ और में क्वेश्चन नंबर 1 भी, वो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सम है, ठीक है। तो देखते हैं अब वो दूसरा एग्जांपल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बी में रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा गया है। जैसे कि आप ये हिस्सा बच्चों 12th स्टैंडर्ड में भी देख चुके हो, तो वैसे नया कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा फॉर्मूला में परिवर्तन है, 12th के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी फॉर्मूला चेंज है, लिखने का तरीका अलग है, रादर आई वुड से। सो अब वैल्यूज जो है रैंक कोरिलेशन में सबसे पहला काम बच्चों हम करते हैं रैंक्स देने का, और ऑब्जर्वेशन देख सकते हो छोटा सा ही सम पूछा गया है, 6 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं और उनको हम रैंक्स देने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले कितने ऑब्जर्वेशंस है वो हम लिख देते हैं, तो 3 और 3 6 यानी n = 6। फिर रैंक देना है, तो रैंक ऑफ ऑब्जर्वेशन, रैंक ऑफ x जिसे हम rx लिख सकते हैं,
देन रैंक ऑफ y जिसे ry लिखेंगे, देन आता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस को हम d लिखेंगे, d यानी इट इज नथिंग बट, कोई भी एक ऑर्डर में लिख सकते हैं हम, जनरली rx माइनस ry करते हैं, और लास्ट में चाहिए होगा d स्क्वायर। तो रैंकिंग की मेथड है मैक्सिमम टू मिनिमम में हम बच्चों रैंक देते हैं, सबसे बड़े को पहला रैंक, देन उतरते क्रम में जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन छोटे होते हैं वैसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे रैंक देते हैं। सबसे पहले तो x में ऑब्जर्व करो सबसे बड़ा कौन है, 80 इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो उसे हम रैंक 1 देंगे। 80 के बाद आता है 60, जिसकी भी कैलकुलेशन हम करेंगे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड है, तो स्पीयरमैन जी ने ये रैंकिंग सिस्टम सजेस्ट की है कि अगर कोई रिपीट होता है तो उसको सेम रैंक 2 नहीं देना है। नेक्स्ट अगर 2 रैंक होते तो 60 को मैं रैंक देता सेकंड के बाद थर्ड, तो उन्होंने बोला है दोनों की एवरेज निकालो, सेकंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 2.5। सो 60 को ऑब्जर्वेशन को रैंक हम देंगे 2.5। अब ध्यान रखना है लास्ट रैंक यूज्ड वाज 3, तो 3 के बाद वाला रैंक यानी फोर्थ रैंक हम यूज करेंगे। 60 के बाद क्या आएगा 50 को मैं दूंगा फोर्थ रैंक, 50 के बाद 45 को मैं दूंगा फिफ्थ, एंड लास्ट रैंक जो है दैट शुड बी आइदर इन द टेबल और इन द कैलकुलेशन, छठा रैंक है जो कि टेबल में आ जाता है, यानी x के रैंकिंग का काम हो चुका है। अब y में जाते हैं बच्चों, y में आप देखोगे तो 90 रिपीट हो रहा है, 65 रिपीट हो रहा है, यानी ओवरऑल 3 ऑब्जर्वेशन रिपीट होंगे पूरे सम में, तो पहला ही रिपीट हो रहा है रैंक ऑफ 90, कितनी बार है 1 2 3, तो पहले 3 कंसेक्यूटिव रैंक्स यूज करेंगे, 1 + 2 + 3/2, दैट विल बी 6/3 यानी कि 2। तो 90 को मैं रैंक देने वाला हूं 2 2 एंड 2 तीन जगह पे। अब लास्ट रैंक यूज्ड वाज 3, यानी अब हमें 3 के बाद यानी फोर्थ रैंक देना पड़ेगा बच्चों, मगर लकीली या अनलकीली 65 है और वो रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, रैंक ऑफ ऑब्जर्वेशन 65, लास्ट वाज 3, तो मैं यूज करूंगा 4 + 5/2, दैट विल बी 4.5, यानी दो जगह पे 4.5 रैंक यूज करने वाले हैं। एंड द लास्ट रैंक 5 के बाद वाला नेचुरली 6th रैंक होगा जो कि आएगा 40 के लिए। तो बच्चों ये हुई रैंकिंग की सिस्टम, रैंक देने के साथ साथ हम उन रैंक को नीचे कैलकुलेट भी जरूर करेंगे, खास ये ध्यान रखना है, लिखोगे तो फायदा होगा। कैसे, तो जितनी कैलकुलेशन हुई उससे रिलेटेड हमारी फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सीधा आर नहीं लिखना है बच्चों, स्पीयरमैन्स फॉर्मूला है तो आगे रैंक कोरिलेशन ऐसा वर्ड लिखो, ठीक है, और अगर कार्ल पियर्सन है तो नॉर्मल आप लिख सकते हो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो फॉर्मूला इज r = 1 - 6 into ब्रैकेट सिग्मा d स्क्वायर। बच्चों 12th में प्लस cf करके लिखते थे आप, ठीक है, यहाँ पे हम उसी पार्ट को एक्सटेंशन में कहे तो वही फैक्टर होता है, उस फैक्टर को 3 बार लिखेंगे जितने ऑब्जर्वेशन रिपीट होते हैं, m m² - 1/12, 12 m m² - 1/12, m m² - 1/12, ये 3 बार लिखना है बच्चों। क्यों 3 बार लिखना है, 12th में ये कैलकुलेशन हम साइड में करके सीधा टोटल लिखते थे, क्योंकि 1 2 3 ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए, जिसमें पहले के लिए m की वैल्यू क्या, तो 60 रिपीट हुआ है 2 बार, दूसरे के लिए m की वैल्यू क्या, तो 90 रिपीट हुआ है 3 बार, तीसरे के लिए m की वैल्यू क्या 65 2 बार रिपीट हुआ है, यानी m यानी क्या, तो m इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड एंड दिस फैक्टर शुड बी एडेड ईच टाइम एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक फैक्टर लिखना है जो कि दिखने में सेम है, अंदर m की वैल्यू रिपीटेशन के हिसाब से बदलेगी, और ये यूज करने से पहले हमें d एंड d² ढूंढना होगा बच्चों, तो वो खत्म कर लेते हैं काम। 6 - 6 यानी 0, दिस इज 0.5, दिस इज -3.5, दिस इज 0.5, 0.5, 4 - 2 यानी 2, तो अल्टीमेटली 2 + 1 3.5 - 3.5, ये टोटल बच्चों खास ध्यान रखना है, सिग्मा डी जो है वो हमें 0 मिलना ही चाहिए। अब स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो 0, दिस इज 0.25, दिस इज 12.25, दिस इज 0.25, 0.25 एंड 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। सो टोटल हमें मिल रहा है 7, टोटल 7 यानी 17 मिल रहा है हमें, ठीक है, तो टोटल आ चुका है। अब वैल्यू रख देते हैं सभी, सो 1 - 6 टाइम्स सिग्मा d² यानी 17, पहले के लिए m की वैल्यू 2 रखनी है,
तो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 1/12। दूसरे के लिए m की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 1/12। तीसरे के लिए अगेन 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस 1/12। भूलना नहीं है डिनोमिनेटर में n यानी हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1 को ये आगे वाले 1 को अलग ही रखना है, ये भूलना नहीं है। 17 दिस इज 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1, 3 इंटू 2 6/12 यानी 0.5, 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 3 24/12 यानी 2 एंड दिस इज अगेन 0.5 और नीचे होगा 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 यानी 35। सो 1 माइनस 6 दिस इज 17, 18 एंड 20, तो ये 20 मिल रहा है और नीचे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 6 इंटू 35 तो 210। सो 1 माइनस 120 अपॉन 210, 4 डिजिट में बच्चों लिखना है तो बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने, आई वांट टू से दैट। तो 1 माइनस 0.5714 दैट विल बी 0.4286। जो हमारा r है वो हमें मिल रहा है 0.4286। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एसोसिएशन, ना इसमें ध्यान रखना है ये कोरिलेशन है, सो लिखना चाहिए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। एट्रीब्यूट्स हो तो बच्चों a एंड b लिखना है एंड वेरिएबल्स है तो बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। रैंक कोरिलेशन में इस टाइप का एक सम ज्यादातर दिखता ही है और दूसरी साइड पे बाई वेरिएट टेबल वाला सम जो कि लास्ट सेशन में हमने देखा था वैसा दिखता है। तो बच्चों अब कंप्लीट कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 को 2019 के पेपर में, जिसमें खाली ऑब्जेक्टिव बाकी है। तो देख लेते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बच्चों अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला जो है बच्चों, जब भी आपको r की वैल्यू दी जाए ऐसे x एंड y का कोरिलेशन दिया गया है तो या तो वही आंसर आएगा या तो उसकी नेगेटिव साइन वाला, यानी या तो हमारा आंसर 0.67 होगा या तो माइनस। ये रूल फिक्स है। कैसे डिसाइड करना कैसे आएगा, तो x एंड y के कोएफिशिएंट, पहले x एंड y कैसा था पॉजिटिव, अब जो हमारा x एंड y वाला पार्ट है उसमें कोएफिशिएंट्स चेक करने हैं। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है या दोनों के दोनों नेगेटिव है तो आंसर रिमेन्स द सेम। अगर किसी भी एक का कोएफिशिएंट यानी लेफ्ट साइड में आगे नंबर दिया है वो पॉजिटिव का नेगेटिव दिया जाए तो आपका आंसर पलट जाएगा प्लस की जगह माइनस। यानी फिलहाल यहाँ पे अगर कहे बच्चों तो हमारा आंसर जो है वो होगा सी, यानी कि वही का वही रहेगा, बिकॉज पहले भी x पॉजिटिव था, अभी भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव, ठीक है। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव में बोला है फॉर ईच पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन में बताया गया है rx इज इक्वल टू ry, सभी रैंक सेम हो तो डिफरेंस 0 आएगा, डिफरेंस की वजह से उसका स्क्वायर 0 आएगा। तो हमारी फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, उसमें डी स्क्वायर 0 होगा, रेशियो पूरा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी आंसर हमारा होगा 1। तो जब वर्ड्स में भी लिख के दे सकते हैं rx इज इक्वल टू ry की जगह पे व्हेन द रैंक्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी 1, सिग्मा d विल बी 0, सिग्मा डी स्क्वायर विल बी 0, बट कोरिलेशन विल बी एग्जैक्टली +1, ठीक है। अब तीसरा जो है बच्चों उसमें हमें बताया गया है, पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इफ एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट है तो मीनिंग के बाद टाइप्स में हमने समझा था, उसके अलावा 3 मेथड्स है, यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कंपैरिजन। सो हियर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, therefore by the method of comparison of observed and expected frequencies, मेथड का नाम है, शॉर्ट में कंपैरिजन भी लिख सकते हो, हम पूरा नाम लिख रहे हैं। तो मेथड के हिसाब से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, दो एट्रीब्यूट्स बोले गए, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, जिसकी फॉर्मूला है ए इंटू बी अपॉन एन। तो वहां पे हम लिख देंगे वैल्यू, ए बी, ए की फ्रीक्वेंसी है 50, बी है 150 और नीचे है 500, राइट। तो सिंपली आंसर हमें मिल जाएगा 15, तो 15 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। नेक्स्ट में बच्चों ऑब्जेक्टिव नंबर 4, 6 में से 4 लिखने थे,
इफ ऑल पॉइंट्स आर ऑन वन स्लैंटिंग लाइन, ऑन अ लाइन बताया जाए तब या तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं बताया हमें यहाँ पे कि फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट या फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बताया गया है। तो इसमें हम दोनों ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यानी ऑप्शन सी आएगा, आंसर होगा प्लस और -1। ठीक है, तो खास ध्यान रखना है स्लैंटिंग लाइन में ऑन अ लाइन बताया गया है, इस वजह से डायरेक्शन नहीं दिखाई हमें, तो प्लस और -1। अब जो है नेक्स्ट के लिए अल्फा बी की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। तो बच्चों छोटा सा टेबल समझा देता हूं आपको। यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं, जो डेटा दिया है वही वैल्यू रख रहा हूं मैं खाली। अल्फा भी यानी 70 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा 50 है। तो अब नेचुरली बाहर का टोटल बड़ा हो अंदर का टोटल छोटा हो तो डेटा इनकंसिस्टेंट होता है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा। सो इट इज 70, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 50, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बीटा इज माइनस होगा 50 माइनस 70 करोगे यानी -20 विच इज लेस देन 0। तो हमें कहना चाहिए देयरफॉर डेटा इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, या आप सिंपली लिख सकते हो कि अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर डेटा इज इनकंसिस्टेंट। इट इज ओके, कोई भी तरह से आप कह सकते हो। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा है, गिव वन इलस्ट्रेशन ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो उसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, कोई भी जगह पे अगर आप सिनेमा हॉल में गए हो, वहां पे आपने टिकट परचेज की है, सेल की गई है, सपोज हम परचेज करने की बात कर रहे हैं, टिकट परचेज यानी एक टिकट की प्राइस 50 रुपए है सपोज, वैसे मैंने 5 टिकट्स लिए तो मैं कितना अमाउंट पे करूंगा, तो उसके साथ मैं लिख रहा हूं अमाउंट पेड फॉर टिकट्स। ठीक है, तो ये जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, क्योंकि मैं 5 टिकट खरीद रहा हूं, एक टिकट के 50 रुपए हैं, तो मैं उनको पे करूंगा 50 इंटू 5, 250, यानी नंबर ऑफ टिकट कितनी परचेस की मैंने 5, अमाउंट कितना पे किया 250, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये 6 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कोरिलेशन एंड एसोसिएशन वाला पूरा पार्ट गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के पेपर में। ऐसे ही दूसरे पेपर्स आप सॉल्व कीजिए, कहीं डाउट लग रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, पेपर्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, 2019 का पेपर अलग लिंक है और 2018 टू 22 के पेपर्स की भी अलग लिंक रखी गई है बच्चों, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन बच्चों जल्द ही मैं अपलोड करूंगा, नेक्स्ट तीसरा लेक्चर हमारा, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 2 यानी कि लीनियर रिग्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे और उसका 2019 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चों अच्छे से तैयारी करिए, बाकी के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे है स्टैटिस्टिक्स 1 प्लेलिस्ट के हेड पे, तो आप उसमें से देख पाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारा यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकॉन, ताकि जैसे ही मैं तीसरा नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों यहाँ तक का काम रखते हैं आज के सेशन में। ऑल द बेस्ट, जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.